सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। रेसिडेंशियल स्टेटस में आज लेक्चर नंबर 3 आज हम और एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे और ख़ास करके उसकी कंडीशन जो थी वो लेक्चर 1 में हमने पूरी तरह से डिस्कस की थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। उससे पहले अगर आपको आप ये फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट है और कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर लेक्चर्स मिल सकें। और जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे, जो भी स्टूडेंट हैं हमारे जो पहले से ही पढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें जितना हो सके उतना। और आपकी तरफ से कुछ भी कमेंट्स हो या कुछ भी सजेशन हो हमारी वीडियोस को या हमारे ये जो जो कुछ भी लेक्चर्स हम डाल रहे हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट कुछ भी लाना चाहिए, ऐसा कुछ भी लगे आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कोई रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन करने है, कोई सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं ताकि हमें आगे और आपके लिए वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। लास्ट हमने देखा था 3-4 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने कंडीशन जो थी वो खास करके देखी थी, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। ठीक है, चलिए और आज का जो क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो पहले बताया है यहाँ पे द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दीपू। ये फॉरेन सिटीजन है और 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए और 1920 से लेकर 23-24 तक हमें इसका डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं उसको। सबसे पहले तो ही प्रेजेंट इन इंडिया 182 डेज और मोर, पहले वो चेक करते हैं। तो 23-24 में वो 65 डेज ही हैं, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन में कंडीशन सेटिस्फाइड में आ जाएगा नो। सेकंड, वॉज ही प्रेजेंट इन इंडिया 60 डेज, क्योंकि ये फॉरेन सिटीजन है तो उसको सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, बराबर। तो ये चेक करते हैं हम। 23-24 में तो 65 डेज है ही। पिछले 4 साल का हम टोटल करके देख लेते हैं। तो टोटल करके देखें तो यहाँ पे है 750 डेज और ये आ जाए यस। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है 60 डेज वाले, तो ये बिकम रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके लिए देखना पड़ता है एडिशनल रेसिडेंट के लिए हमें 2 कंडीशन है वो। तो देखो 10 साल के अंदर वो 2 साल के रेसिडेंट है कि नहीं, तो हमें जो डिटेल दी है उसमें देख चेक करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 365 और यहाँ पे 230, तो मतलब ये रेजिडेंट है 2 साल के लिए। ठीक है, और उसका टोटल हमने देखा 750 हो रहा है, यानी कि 730 डेज भी हो जाता है यहाँ पे 7 साल के अंदर। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 750 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसका फाइनल आंसर रहेगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कुछ इस तरीके से हमें जो डिटेल प्रोवाइड की जाती है उसमें हमें कंडीशन चेक करनी रहती है। ठीक है, ऐसे हो गया डिटरमाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है।
Mr. Krishna, an MBA, is engaged in export business and visit France frequently. From the particulars given below, determine his residential status for the previous year 23-24. अब देखिए यहाँ पे मिस्टर कृष्णा जो है वो MBA है और उसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और फ्रिक्वेंटली वो फ्रांस जाते रहते हैं। अब हमें जो डिटेल दी है उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्टे इन फ्रांस दिया है, मतलब वो फ्रांस में कितने दिन रहे उसकी डिटेल प्रोवाइड की है, तो उसके बाकी के जो डीज है वो इंडिया में प्रेजेंट है, ऐसा होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 1670 से लेके 23-24 तक हमें डिटेल प्रोवाइड की है और प्रीवियस ईयर 23-24 का ही हमें रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है। ठीक है, तो हम जितने भी ईयर दिए उस सब की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 23-24 का ही खाली हमें नहीं देखना है, उसके पिछले 7 साल का और पिछले 10 साल का और पिछले 4 साल का भी हमें चेक करना रहता है। तो हम पहले से कैलकुलेशन कर लेते हैं सब, जो भी जितने भी ईयर हमें यहाँ पे दिए उसके। तो प्रीवियस ईयर 16-17 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टोटल डेज 365। आपको ध्यान रखना है जब लीप ईयर आता है और लीप ईयर का फरवरी जो साल में आता है, जो फाइनेंशियल ईयर में आता है, उसमें 366 डे आएंगे। यहाँ पे डेज पर्टिकुलर हमें इनकम टैक्स लॉ के अंदर डिटरमाइनिंग स्टेटस के लिए हमें डेज दिया है, तो हमें डेज पे ही जाना है। वो 366 हो या 365 वो हमें ध्यान में रखना है। अगर एक दिन की भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो स्टेटस गलत हो जाएगा और गलत स्टेटस हो जाने से उनका इनकम टैक्स का असेसमेंट भी गलत होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला टॉपिक यही है इम्पोर्टेंट कि आपको उसका स्टेटस, एसएससी का स्टेटस जो है वो परफेक्ट डिसाइड करना है। तो देखिए 16-17 में 365 डेज आएगा और 187 डेज वो फ्रांस में है, तो 178 डेज हो जाएगा इंडिया में। 17-18 में इस तरीके से आ जाएगा 265 डेज। 18-19 का देखें तो 60 डेज आएगा। हाँ, अब ये 19-20 देखिए, 19-20 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, यानी कि फेब्रुआरी 20 आएगा इसमें, और फेब्रुआरी 20 में 29 डेज थे, वो लीप ईयर था, बराबर है। तो इस तरह आ जाएगा 366 डेज, तो यहाँ पे आएगा 300। 21 में 295 डेज आ गया, 122 में आएगा 140 डेज। इसी हिसाब से 22-23 में 59 डेज और 23-24 भी लीप ईयर था, यानी कि 366 आ जाएगा। 2020 लीप ईयर है तो उसके बाद आएगा 2024, उसके बाद आएगा 2028। हर 4 साल में 4 प्लस करते जाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पे 83 डेज। ओके, चलिए, तो डेज कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। मिस्टर कृष्णा का कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25। Was he present in India 182 days during the previous year? Then answer is 83 and the condition satisfies is no. अब ये जो है कृष्णा की जो डिटेल हमें दी है वो हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया, तो वो MBA है और एक्सपोर्ट बिजनेस में एंगेज है और ये फ्रांस की विजिट करते हैं, मतलब ये इंडियन सिटीजन है। वो बाहर जाते हैं बट अपने खुद के बिजनेस के लिए, नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब करना, किसी एम्प्लॉयर के अंडर में आपको काम करना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और ये बिजनेस के रिलेटेड जाते हैं तो मतलब वो खुद का बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं जाते। तो इनको सेकंड कंडीशन मानी कि 60 डेज वाला इम्प्लीमेंट होगा, बराबर, क्योंकि वो एक्सेप्शन में आते नहीं है। तो देखते चलिए 60 डेज वाला कंडीशन क्या होता है इनके लिए। तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज है और उसके पहले के 4 साल में है 365 डेज, तो प्रीवियस ईयर में तो हो गया 60 डेज से ज़्यादा ही, 83 डेज।
अब इसके पहले के 4 साल में देखा जाए तो कितना है 794। 4 साल मतलब देखो ये 23 24 है, इसके पहले का मैंने लिया 22 23 21 22 20 21 19 20। आप 1920 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे ऐसे ही प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर जाना है तो मैं यहाँ से रिवर्स में कैलकुलेशन किया तो 4 साल यहाँ तक आया और डेज मैंने यहाँ से ले लिए जैसे हमने पहले कैलकुलेट किए हुए थे, बराबर है। यहाँ से 1920 से लेके ये 4 साल, तो ये 4 साल के जो डेज थे वो यहाँ से आ गए इसे, तो इसका टोटल मिला के हो गया 794, यानी कि सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड कंप्लीटली, यानी कि यस। अब ये बन गई है रेजिडेंट। रेजिडेंट है तो फिर हमें एडिशनल कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बराबर, एडिशनल कंडीशन फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहला तो ये है कि वो 2 साल के लिए, पिछले 10 सालों में से 2 साल के लिए रेजिडेंट है कि नहीं। तो ये कैलकुलेशन जो हमने की थी वहाँ पे देख लेते सीधा। देखो यहाँ पे 285 तो ये 1 ईयर के लिए हो गए, 300 295 3 साल के लिए हो गए। 182 से ज़्यादा दिन जिसमें भी है उसमें वो रेजिडेंट है, यानी कि 1 ये 2 3 साल के लिए हो गए, हमें चाहिए 2 साल। तो इज दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन यस 1920 और 21 में वो रेजिडेंट हो रहे हैं। Was their total stay in India for 730 days in the preceding 7 year? Yes, यहाँ पे देखो 4 साल में 794 हो गया था, तो इसका फाइनल आंसर मिलेगा हमें रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है अभी तक जो किए उससे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मिस्टर पटेल हु इज एन अमेरिकन सिटीजन, चलो ये अमेरिकन सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, तो यहाँ से सीधा में पता चल गया कि उसको बेसिक कंडीशन 1 और 2 दोनों है, एक्सेप्शन में वो नहीं है। नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। कैम टू इंडिया इन द फर्स्ट टाइम, वो इंडिया में आते हैं फर्स्ट टाइम फ्रॉम द यूएसए ऑन 1 अप्रैल 17, 1/4/2017 को फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, स्टेड हियर एट अ स्ट्रेच फॉर 3 years, वो कंटिन्यूसली 3 ईयर यहाँ पे रहे हैं, स्ट्रेच फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि 1 अप्रैल 17 से ले आए उसके बाद 3 साल के लिए यहाँ पे रहे एंड लेफ्ट फ्रॉम जर्मनी, और फिर उसने जर्मनी के लिए वो 1/4/20 को रवाना हो गए, मतलब निकल गए, इंडिया से बाहर हो गए। रिटर्न टू इंडिया, फिर वापस इंडिया आए 1/7/21, 1/7/2021 को, एंड रिमेन्ड इन इंडिया टिल 1/12/2021, 1/21 तक वो फिर इंडिया में ही रहे। When he went back to the USA, he again came to India, taking up employment in a Mumbai branch of an American company on 25/1/24। फिर वापस वो 25 जनवरी 2024 को मुंबई ब्रांच में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ गए। What will be the residential status of Mr. Patel for the assessment year 24-25? अब ये पूरी कहानी बताइए हमें कि वो इस तारीख को आए, इस तारीख को गए, इस तारीख को यहाँ पे गए, वहाँ पे गए, तो ऐसे तो हम कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो उसका शॉर्ट कैलकुलेशन हमने ये निकाला है कि ये जो डेट है वो आप डेट पहले लिख लो। एक डेट हम लिख लेते हैं अराइवल इन इंडिया और डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, इंडिया में आने की डेट, और दूसरा डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर जाने की डेट। तो फिर से चलो क्वेश्चन में आते, सबसे पहले वो कब आए 1 अप्रैल 17, तो कहाँ पे आएगा डेट ऑफ अराइवल में 1/4/17। उसके बाद वो 1/4/20 को जर्मनी के लिए गए तो डिपार्चर डेट हो गई 1/4/20।
तो यहाँ से सीधा पता चलता है, देखो यहाँ से यहाँ तक वो इंडिया में ही है। फिर रिटर्न टू इंडिया 1721, 1/7/2021। अब देखो यहाँ से यहाँ तक वो इंडिया में नहीं है, और हमें क्या चाहिए, जो इंडिया में है वो डेज चाहिए। ओके, 1/7/21 को फिर वो वापस इंडिया आ गए। उसके बाद एंड रिमेन इन इंडिया टिल 1/12/21 व्हेन ही वेंट बैक टू द यूएसए। मतलब 1/21 तक वो इंडिया में रहे, उसके बाद वो यूएसए चले गए। तो यूएसए जाने की डेट 1/21। फिर वापस वो आए 25/1/24 को। फिर गए कि नहीं वो डिटेल हमें दी नहीं। तो ये डेट से हमें पता चल गया वह हमें कौन से फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेशन चालू करनी पड़ेगी, 17 से चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम 1417 में आए हैं और 24 तक हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए 17-18 का साल था, वहाँ पे पूरा वो साल यहीं पे है, तो 365। फिर 18-19 का भी इधर ही है, 3 साल के लिए बोला था ना, तो 1920 में तो 366 आ जाएगा, क्योंकि 20 वो लीप ईयर था, तो 366 आ गया। अब 2021, तो उसमें 1/4/2020 को वो जर्मनी के लिए निकल जाते हैं, तो 20-21 में खाली वो एक ही दिन है, 1 अप्रैल। फिर आते हैं सीधा 1/7/21 को। यहाँ पे देखो हम फाइनेंशियल ईयर इस हिसाब से लिख के भी कल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1/4/20 से शुरू हुआ, वो ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2021। तो यहाँ से देखो 31 मार्च तक वो आए हैं नहीं, तो मतलब एक ही दिन है। फिर साल कब शुरू हुआ, 1/4/21 से, और ख़त्म कब हुआ, 31 मार्च 2022। इसके बिटवीन वो आए हैं, यस 1/7/21 को आए हैं। तो यहाँ पे 21-22 की कैलकुलेशन होगी। अब कब आए वो, जुलाई में। तो यहाँ पे गिनना पड़ेगा हमें, जुलाई 21 में 31 डेज है, क्योंकि वो दिसंबर 21 में वापस चले जाते हैं, मतलब मार्च के पहले चले जाते हैं। तो अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में एक दिन। तो ऐसे हो गया 154। अब कौन सा डेट आएगा, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23। तो देखो इसमें तो है ही नहीं वो, 23 सीधा आते हैं 2024 में, बराबर। फिर कौन सी डेट आती है, 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 तक, 23-24। उसमें तो वो सीधा जनवरी को आते हैं, तो जनवरी में 6 डेज, क्योंकि 25 डेट को आते हैं। फरवरी में 29 डेज, 24 वो भी लीप ईयर था, और मार्च का आ गया 31। यहाँ पे साल खत्म हो गया। अब वो गए नहीं है, पर साल हमारा खत्म हो गया ना, तो 66 बस हमारे प्रीवियस ईयर तक हमें कैलकुलेशन करनी है। जिस दिन से वो आए वहाँ से लेके हमारे प्रीवियस ईयर तक हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हमें ये डेज मिल गए। इसके पहले लेक्चर में जब हमने क्वेश्चन करवाए थे, तो वहाँ पे आपको ये डेज ऑलरेडी दिए हुए थे। जो इंपॉर्टेंट मेन वो तो डेज कैलकुलेशन है, बाकी तो कंडीशन आपको अभी मालूम है। कंडीशन के हिसाब से खाली हमें इम्प्लीमेंट ही करना है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो चलिए डेज आ गया है, अब देखते हैं। सबसे पहला वो 182 डेज प्रेजेंट है जी, नहीं वो 66 डेज प्रेजेंट है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती नहीं है। बट वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो इसके लिए वो सेकंड कंडीशन चेक कर सकते हैं हम। यस, प्रीवियस ईयर में 66 डेज, मतलब 60 डेज चाहिए, 66 है। पिछले 4 साल में 22-23 इसके पहले वाला में 0 था, 21-22 में 154 था, 20-21 में 1 डेज, और फिर 19-20 के अंदर देखा जाए तो 365 डेज। तो यस 520, देन यस देन ही बिकम रेजिडेंट। अब चलिए रेजिडेंट बन गए हैं, तो फिर हम देखते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होता है। ये बार बार मिस्टेक आ रही है यहाँ पे, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ गया यहाँ पे, बराबर। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए देखते हैं, वॉज ही बिकम 2 ईयर्स। देखते चलिए 2 ईयर्स के लिए वो है, हमने जो डे कैलकुलेशन की वहाँ पे देखते हैं। चलो तो हो गया ना, 3 साल के लिए वो यहीं थे, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 साल हो गया ना, इधर इधर तक 6 साल है। तो 7 साल के अंदर मुझे चाहिए, या 10 साल के अंदर मुझे चाहिए, तो 10 साल के अंदर 2 साल के लिए तो वो रेजिडेंट है, तो कम्प्लीटली वो। और टोटल 730 डेज प्रेजेंट है भाई 7 ईयर के अंदर। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखो 4 साल का ही टोटल हो गया, 16 यानी कि मोर देन 730, देन ही बिकम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 से 5 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, सही तरीके से आपको ऐसा फॉर्मेट बना के लिखना है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मेंशन करना है, डेज की कैलकुलेशन जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डेज की कैलकुलेशन भी आपको करनी है, वो भी आपके आंसर का एक पार्ट ही है। ऐसे नहीं कि मन से गिनती कर ली और यहाँ पे लिख दिया, नहीं, डेज कैलकुलेशन भी आपको दिखानी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड।